हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। लूसेंट सीरीज का आज ये दूसरा दिन है। आशा करते हैं कि आपको जो होमवर्क दी गई होगी दूसरे दिन की, उसको आप लोग करके आए होंगे। अगर आप लोग करके आए होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। आपका रिवाइंड हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, आप जो वहाँ पे होमवर्क करके आइएगा, और यहाँ पे ये मकसद मेरा मेन यही है कि आप जो वहाँ पे पढ़े हैं यहाँ पे आपका वो रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि रिवीजन जो आप कीजिएगा तो आपको सुन के बढ़िया से याद होगा। देखिए, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप जो है कहीं भी चलते फिरते कहीं भी इसे लगाकर सुन सकते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने टाइम पे भी आप कान में लगा लीजिए, इसको सुनते रहिए। तो इससे क्या आपको होगा कि आप जो पढ़ रहे होंगे ना, जो पढ़े होंगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने जो पढ़ा तो आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ, हमने ये पढ़ा था, ये बोल रहा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा एक होमवर्क सीरीज है। पहले आपको होमवर्क दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करवा दिया जाता है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब ने पढ़ता है लूसेंट, लेकिन उसको रिवीजन करना सबसे कठिन काम है। तो इसी उद्देश्य से, हम रिवीजन के उद्देश्य से लूसेंट का हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आप लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ये हमारा रिवीजन का आज ये दूसरा क्लास है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके हमसे जुड़ जाए और लूसेंट को 60 दिनों के अंदर ख़त्म करने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए अभी अभी जो है आज की डेट में बता रहे हैं। आज की डेट में जो अभी नोटिफिकेशन आया था बिहार दरोगा के लिए कि 2000 से 2200 वैकेंसी जो है दरोगा के लिए अभी आ रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी ये आ चुका है। तो आप लोग लेट मत कीजिए। अगर आप सीरियस होकर दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग लूसेंट सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी जीके जीएस का बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिट्टो देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? रेलवे में। यानी आपको मैं सिंपल बात में कहूँ कि लूसेंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम का जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है 60% आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। कितना परसेंट? 60% जो है आप यहाँ का कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ जुड़िए। ठीक है, आप लोग जुड़िए। अगर यहाँ नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पे आके पढ़िए मेरे साथ में। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम को व्यर्थ ना करते हुए अपना चलते हैं मेन फोकस की तरफ। जो होमवर्क दिए थे हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का जो होमवर्क था, सब बंगाल में अंग्रेज़ों का आधिपत्य, मतलब बंगाल में अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे अपनी अड़चने लगाकर वो बंगाल को अपने कब्जे में किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अंगल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए हम बात कर रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। जैसे आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मुगल साम्राज्य से बहुत सारे राज्य से हमारा हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, कर्नाटक हुआ, ये जो है ना, और बंगाल हुआ, ये सब अलग अलग हुए। उन सब राज्यों में सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य होता था हमारा कौन था? तो वो हमारा बंगाल था। बंगाल का संस्थापक जो था मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। बंगाल में ये स्वतंत्र शासक था, लेकिन नियमित रूप से वो मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, क्वेश्चन पूछता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी जो है किसने स्थानांतरित किया था? तो ये हमारा हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। ठीक है, यानी बंगाल का राजधानी पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद गया। अब आपसे पूछ लेगा कि मुर्शिदाबाद जो है किस नदी के किनारे बसी हुई? तो ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद बसा हुआ। ठीक है, और इसने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो ये हमारा किया था मुर्शिद कुली खान साहब किया था। ठीक है, उसके बाद एक तकावी ऋण भी चलाया था। तकावी ऋण क्या था? तो तकावी ऋण एक ऐसी ऋण जी थी जिससे किसानों को खेती के लिए अग्रिम, मैंने पहले उसको पैसे दे दिया जाता था, उसी को हम तकावी ऋण बोलते थे। तकावी ऋण और इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो ये मुर्शिद कुली
खान ने किया था। अब मुर्शिद कुली खान के बाद उसी का दामाद आया कौन, शुजा-उद-दीन आया था। शुजा-उद-दीन उसका अगला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, शुजा-उद-दीन के बाद कौन आया, शुजा-उद-दीन के बाद सरफराज आया। यानी 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया का युद्ध अगर पूछ लिया कि गिरिया का युद्ध कब हुआ है, तो 1740 में हुआ। गिरिया का युद्ध जो है 1740 में हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ है, तो ये हमारा हुआ है सरफराज और अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कौन था, उस समय अलीवर्दी खान जो था बिहार का सर सूबेदार था। ठीक है, यानी गिरिया का युद्ध जो हुआ है सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में हुआ है। कब हुआ है, तो 1740 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि अलीवर्दी खान के शासन में बंगाल जो था एक समृद्धशाली बन गया था। यानी बंगाल में अच्छे से शासन किया था, इसलिए इसको भारत का स्वर्ग कहने लगा। बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। यानी अलीवर्दी खान ने इतने अच्छे से प्रशासन चलाया था कि उस पूरे बंगाल को जो है किस नाम से जाने लगा, तो भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, सिराजुद्दौला बना। यानी देखिए, पहले बंगाल में कौन आया, पहले मुर्शिद कुली खान आया, उसके बाद दामाद उसका शुजा-उद-दीन आया, शुजा-उद-दीन के बाद सरफराज आया, सरफराज के बाद फिर अलीवर्दी खान आया। अलीवर्दी के बाद जो आया है उसका दामाद, यानी किसका दामाद था ये जो था हमारा अलीवर्दी का दामाद कौन था, सिराजुद्दौला था। ठीक है, अब सिराजुद्दौला में इम्पोर्टेंट घटना के बारे में बात करेंगे हम लोग कि काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना इसके कार्यकाल में हुआ। सबसे पहले अगर घटना की हम बात करेंगे तो सबसे पहले 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की घटना हुई थी। यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। आपने क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी कब हुई है, तो 20 जून 1756 ईस्वी को हुई है। अब पूछ लेगा किसके कार्यकाल में हुई, तो ये हमारा हुआ है सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुआ। देखिए, काल कोठरी घटना के रचयिता कौन, यानी किसने लिखा है, ये ऐसी जो बाहर आई है किसने लिखा, तो जेड हॉलवेल एक पत्रकार था। ठीक है, इतिहासकार था। उसने लिखा था, उसने बताया कि 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन 146 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा निकल पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या खोजना है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या, काल कोठरी ट्रेजेडी क्या है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 व्यक्तियों को, अंग्रेज को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और उसमें से 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा निकल गए थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको किसने बताया था, तो जेड हॉलवेल था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी ब्लैक होल घटना के बाद जो है ना अंग्रेजों ने उसको बदला लेने के लिए कौन सी घटना हुआ, तो उसके बाद प्लासी युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, तो प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध का हुआ 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ। किसने किया था, यानी ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, यानी काल कोठरी की जो त्रासदी हुई थी उसी का बदला लेने के लिए जो है क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को था। अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होता, बंगाल का नाम सिराजुद्दौला के बीच में, क्योंकि काल कोठरी की त्रासदी जो हुई थी वो सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो जिसमें से मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण जो है क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। यानी सिराजुद्दौला के बाद, सिराजुद्दौला को हारने के बाद, धोखाधड़ी देने के बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या बनाया था, तो उसको राजा बनाया था। देखिए, प्लासी से जुड़े एक नोट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि मोहन लाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादार रहा। मीर मदन जो है लड़ते हुए मारा गया। पलासी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पलासी जो है किस नदी पर है, तो पलासी जो है हमारा है वो भागीरथी नदी पर ही है। यानी दो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन है, पलासी और हम मुर्शिदाबाद दोनों जो है कहाँ पे है, भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ। तो उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मोहनलाल और मीर मदान जो है सिराजुद्दौला का क्या क्या था, वो छोटा सा नवाब का एक वफादार था जो मीर मदन लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है क्लाइव के हाथ, यानी क्लाइव के हाथों कठपुतली नवाब मीर जाफ़र ने अंग्रेजों ने 1760 में अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था। 1760 में मीर जाफ़र को हटा दिया था और हटाकर उसी का दामाद एक मीर कासिम था, तो मीर कासिम को गद्दी पर बनाया गया, यानी बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम की अगर देखा जाए वर्क में, तो मुर्शिदाबाद को से मुंगेर अपनी राजधानी बना दी।
यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो ये हमारा बनाया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाई थी हमारा मीर कासिम ने बनाया था। मीर कासिम, मुंगेर को हम लोग मुगदलपुर के नाम से भी जाना जाता है, मुगदलपुर, मुंगेर यानी मुगदलपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब क्या हो गया, नोट में आप देख लीजिए, बंगाल की जो राजधानी का क्रम क्या है, सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद हुआ, मुर्शिदाबाद से फिर वो मुंगेर हुआ। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया, तो ये हमारा किया मुर्शिद कुली खान ने। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया, तो ये हमारा किया है मीर कासिम ने किया। ठीक है। अब बक्सर की युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध जो हुआ है 1764 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच हुआ और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। यानी अंग्रेज एक तरफ और दूसरी तरफ जो है मीर कासिम, मीर कासिम कौन था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, और अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दीन था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, इसके बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। यानी बक्सर के युद्ध में अगर पूछ लेगा कि अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो उसका नाम था हेक्टर मुनरो था। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ बंगाल तक वो समझ में आ गया। आप नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, यानी अंग्रेज और मैसूर में क्या संबंध था। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कि 1761 ईस्वी में हैदर अली जो था मैसूर का शासक बना, यानी मैसूर का शासक हैदर अली 1761 में बना। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 ईस्वी में, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हुआ था, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हो गई थी। ठीक है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान बना। ठीक है, फिर 1787 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अपनी बादशाह की उपाधि धारण की थी। यानी टीपू सुल्तान जो है अपनी बादशाह की उपाधि कब ली थी, 1787 में, और टीपू सुल्तान यानी मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। ठीक है, और देखिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, उस युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम एवं 3 युद्ध लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, 4 युद्ध लड़े गए थे, किसके किसके बीच में, यानी मैसूर और अंग्रेज के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। अब वो चारों युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, यानी प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था। याद कीजिए, 1767 से लेकर 1769 में प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो दूसरे जो हुआ 1780 से 84 में हुआ है। आपसे पूछ लेगा तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1790 से 92 में हुआ है। चौथा कब हुआ है, तो चौथा जो हुआ 1799 में हुआ है। तो पहले आप ये याद कीजिए कि प्रथम अंगल मैसूर 1767 से 1769, द्वितीय जो हुआ 1780 1784, तृतीय जो हुआ है 1790 1792, और चौथा जो हुआ है 1799 में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन इसको याद कर लीजिए आप, वारलेस था, वारलेस यानी जनरल वारलेस था प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, द्वितीय में कौन था, द्वितीय में हमारा तो वॉरेन हेस्टिंग था, द्वितीय में हमारा कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तृतीय में कौन था, तृतीय में कर्नवालिस था। चतुर्थ में कौन था, यानी लॉर्ड वेलेस्ली था। यानी प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में वॉरेस था, द्वितीय में था वॉरेन हेस्टिंग, तृतीय में था कर्नवालिस था, चतुर्थ में जो था हमारा लॉर्ड वेलेस्ली था। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद और निज़ाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। यानी मैसूर के खिलाफ कौन कौन थी, एक तो अंग्रेज था, मराठा था, हैदराबाद का निज़ाम था, और अंग्रेजों के द्वारा संयुक्त रूप से लड़ी जा रही थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को हम लोग शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। यानी अगर पूछ लिया आपसे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ है, तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ है 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, और सर आयर कुट अंग्रेजी नेता था, और फ्रांसीसी कौन देता था, तो हमारे थे लाली तो फ्रांस से नेतृत्व कर रहा था, और अंग्रेज की तरफ से आयर कुट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए चार जो हुआ है, युद्ध हुआ है
मैसूर और अंग्रेज के बीच में, उसमें अब पूछ लेता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये होता है कि उसमें पूछता है कि प्रथम अंगल जो मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें ये बताइए किस संधि के द्वारा वो खत्म हुआ था। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास की संधि से खत्म हुआ। कब हुआ है? मद्रास की संधि से खत्म हुआ और 1769 में हुआ। यानी पहला युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 1769 में हुआ था, तो 1769 में ही खत्म हुआ मद्रास की संधि से। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ लेगा, द्वितीय कब हुआ है? तो द्वितीय मंगलौर की संधि से खत्म हुआ और 1784 में हुआ, क्योंकि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ स्टार्ट हुआ 1780 से लेकर 1784 में हुआ और 1784 में संधि हुआ। कौन सी संधि हुआ? तो मंगलौर की संधि हुई। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और कब हुई है? 1792 में हुई। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आपको बता देते हैं कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास की संधि से खत्म हुआ। मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में हुई। द्वितीय जो हुई है मंगलौर की संधि से हुआ 1784 में हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय में हुआ 1792 में हुआ। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम लोग तीसरा, यानी तीसरा जो बात कर रहे हैं हमारा होमवर्क का आ गया है, वो जो हमारा है सिख एवं अंग्रेज के बीच में क्या संबंध है, यानी सिख और अंग्रेज के बीचों में क्या क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बात करेंगे कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। सिख संप्रदाय की जो स्थापना की है वो गुरु नानक को जाना जाता है। प्रथम गुरु भी थे और सिख संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और गुरु नानक के जो अनुयायी थे, यानी गुरु नानक के जो सिख थे, शिष्य थे, वही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि वो सिख के कौन से गुरु थे जो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, तो हमारा कौन हो जाएगा? गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक पहले गुरु थे और सिख संप्रदाय के संस्थापक भी थे। 1496 ईस्वी में कार्तिका पूर्णिमा के नामक को आध्यात्मिक पुनर्जीवित का आरंभ हुआ है। उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसको आभास हुआ ऐसा। ठीक है, सबसे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, उसका वर्क क्या है। तो गुरु नानक का वर्क है सबसे पहले गुरु का लंगर किसने चलाया? तो गुरु का लंगर जो है वो चलाए हैं गुरु नानक देव ने। ठीक है, ये एक क्या था? निःशुल्क सहभागी भोजनालय था, स्थापित किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की स्थापना किसने किया था? तो हमारा गुरु नानक ने किया। संगत क्या था? संगत एक धर्मशाला था। ठीक है, पंगत क्या था? एक लंगर था। ठीक है, संगत और पंगत का स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक ने किया था। गुरु का लंगर किसने स्थापित किया? तो वो भी किए गुरु नानक ने किए। संगत पंगत जो था एक गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था के रूप में कार्य किया, यानी जहाँ वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की जो मृत्यु हुई है 1538 में करतारपुर में हुई। करतारपुर कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 1538 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। सिख के प्रथम गुरु की मृत्यु जो हुई 1538 में हुई है और करतारपुर में हुई है। करतारपुर अभी प्रेजेंट में कहाँ है? तो वो हमारा है पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरे गुरु जो बने हमारा 1539 से लेकर 1552 तक बने, गुरु अंगद बने। गुरु अंगद कौन था? गुरु अंगद जो था वो हमारे गुरु नानक के ही एक शिष्य थे, वो गुरु बने। ठीक है, दूसरे गुरु थे, यानी गुरु अंगद जो थे दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। यानी अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन गुरु थे इसका नाम लहना था, तो उसका नाम था गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद द्वारा यानी गुरु नानक द्वारा लंगर व्यवस्था था उसको अस्थायी कौन बना दिया? तो अस्थायी बनाया गुरु अंगद ने बनाया। तीसरा आता है कि गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो गुरुमुखी लिपि जो है कि आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। देखिए, गुरु अंगद का नाम लहना था, वो दूसरे गुरु थे और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। और गुरुमुखी किसने लिखा? गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो हुआ है गुरु अंगद ने करवाया। ठीक है, सिख के तीसरे गुरु के बाद में हम बात करेंगे। सिख के जो है तीसरे गुरु गुरु अमरदास था। 1552 से लेकर 1574 तक रहे थे। गुरु अमरदास जो थे 1552 से लेकर 1574 तक रहे थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं को अलग विवाह, लवन पत्ती यानी लवन पत्ती का प्रचलन किसने किया था? तो ये हमारा किया गुरु अमरदास के द्वारा प्रचलित किया गया था। देखिए, अकबर बादशाह ने अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया और उनकी पुत्री का नाम तो बीबी भानी को कई गांव जो है दान में दिए थे। ठीक है, यानी अकबर कहाँ मिल किए थे? गोविंदवाल में जाकर भेंट किए थे। और किससे भेंट किए थे? तो अमरदास से। अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी, उसको कई गाँव दान में थे। 22 गद्दियों का जो है स्थापना किसने किया था? तो ये हमारा ये गुरु अमरदास ने किया था। अब देखिए दूसरा क्या है, बीबी का ही पति था, यानी बात करते हैं हम बीबी भानी का जो पति था उसका रामदास 1574 से लेकर 1581 तक रहे। यानी अमरदास का दामाद जो था रामदास तीसरे यानी चौथे गुरु बने। सिख के चौथे गुरु कौन बने? गुरु
रामदास बने। अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीघा भूमि दी थी, गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय को खुदवाया था। अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हमारा किएगा रामदास द्वारा किया गया था। और अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये हमारा किया था गुरु रामदास ने। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़ आपको होना नहीं है। अमृतसर नगर जलाशय यानी अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण जो करवाया था वो अमर रामदास करवाए थे, और अमृतसर नगर की स्थापना जो करवाया था वो भी रामदास ही करवाए। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि अमृतसर का जो है गोल्डन टेम्पल है वो कौन बनाया है? तो वो बना हमारा अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। यानी गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। इस प्रकार उन्हें गुरु पद का पैतृक बना दिया था। यानी आप बोलेगा कि गुरु को पैतृक बनाने वाला कौन सा सिख गुरु है? तो हमारा हो जाएगा रामदास। तो रामदास का पुत्र कौन था? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव इसको बोलते हैं। अगला शासक वही बनेगा, मतलब गुरु बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन कौन थे? तो गुरु अर्जुन जो थे हमारे वो कौन थे? रामदास के पुत्र थे। ये 1581 से लेकर 1605 तक रहे थे। सिखों के पश्चिमी गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। यानी आप पूछ लेगा आपसे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो हमको गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। आदि ग्रंथ में ऐसा क्या है? तो गुरु नानक की जो प्रेरणाप्रद है प्रार्थनाएं हैं उसका गीत संकलित है। देखिए नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर का भी है, नामदेव, रायदास और रचनाओं का सम्मिलित। यानी गुरु ग्रंथ साहिब जो है यानी इसको आदि ग्रंथ बोलते हैं। आदि ग्रंथ का संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। अब उसमें जो है आदि ग्रंथ में जो है कबीर का भी रचना है, नामदेव की भी रचना और रायदास नामक के लोग का भी रचना है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में ही हरमिंदर साहिब इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण कराया था? गुरु। देखिए रामदास इसके जो ससुर जी थे उसने अमृतसर शहर की स्थापना कराया और अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था। अमृतसर जलाशय के अंदर ही जो हरमिंदर साहिब यानी गुरु टेम्पल जो है किसने स्थापित करवाया था? तो वो जो हमारे थे वो गुरु अर्जुन देव थे। अब क्या हुआ कि जहांगीर के समय में क्या हुआ? जहांगीर का बेटा का नाम था खुसरो। जहांगीर के बेटा का नाम खुसरो था। अब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उनकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु करवा दी। यानी खुसरो जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था उसके विद्रोह की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था और खुसरो को अंधा करके मार दिया था। ठीक है, अब सिख के जो छठे गुरु बने हैं, सिख के छठे गुरु गुरु गोविंद बने हैं। गुरु गोविंद जी कौन है? तो गुरु गोविंद जी सिख के छठवें गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का स्वरूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर की सिंहासन की स्थापना किसने किया था? अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद द्वारा किया गया था। गुरु हरगोविंद द्वारा अकाल तख्त की स्थापना किया था और सिख संप्रदाय को जो ने एक संगठित रूप किया था, सैन्य संगठन के रूप में किया था। ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई। इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी की। यानी अमृतसर शहर की स्थापना रामदास के जलाशय का निर्माण, रामदास के जलाशय के अंदर हरमिंदर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव किए और अमृतसर के अंदर किलेबंदी जो किया है ये हमारा गुरु हरगोविंद किए और अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद किए। सिख के 7वें गुरु जो है गुरु हर राय। सिख के 7वें गुरु का नाम क्या है? तो गुरु हर राय जो है गुरु हर राय 7वें गुरु है। 1645 से 61 तक इन्होंने दोबारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। यानी दारा सिको आया था इससे मिलने के लिए। दारा सिको जो कौन था? दारा सिको जो था जहांगीर का एक पुत्र था। ठीक है, ये जो है मिलने के लिए किससे आया था? गुरु हर राय से है। गुरु हर राय जो 7वें गुरु है। ठीक है, सिखों के 8वें गुरु जो आया गुरु हरकिशन है। गुरु हरकिशन के बारे में है कि इनकी मृत्यु जो हुई चेचक से हुई है। चेचक से मृत्यु क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन से गुरु है जिनकी मृत्यु जो हुआ चेचक के कारण हुआ था? किसका होगा? हमारा ये गुरु हरिकृष्ण की मृत्यु हुई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। यानी दिल्ली गया था औरंगजेब को समझाने के लिए कि गुरुपद क्या होता है। गुरुपद समझाने के लिए औरंगजेब के पास वो गया था दिल्ली। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे। इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में शीश नगर यानी दिल्ली में जो गुरुद्वारे के निकट से मरवा दिया था। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि
अर्जुन देव को किसने मरवाया था, अर्जुन देव को किसने मरवाया था, और क्या बोलते हैं तेग बहादुर किसने मरवाया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था और गुरु तेग बहादुर को जो किसने मरवाया था, तो वो इसने गुरु तेग बहादुर को, यानी गुरु के 9वें गुरु थे, यानी 9वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु जो थे हमारे वो तेग बहादुर थे। इसको किसने मरवाया था, औरंगजेब ने मरवाया था। कहाँ मरवाया था, शीशगंज। शीशगंज होता है चांदनी चौक, इसको बोलते हैं हमारा गुरुद्वारा है, वहीं पर है। सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक रहे। ठीक है, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है, इसका जन्म जो हुआ है पटना में हुआ। ये इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह की उपाधि किसने कहा था, तो ये गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने सिखों के 5 ककार, यानी 5 ककार जो दिए थे, कौन कौन दिए थे, प्रत्येक सिख को केस हो गया, कंघा हो गया, किरपान हो गया, कच्छा हो गया और कड़ा, ये पहनने के लिए कौन कहता है, 5 काकार किसने दिया था, तो गुरु गोविंद सिंह। सच्चा पातशाह कुछ किसने कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। देखो जितने भी होते हैं सिख जो होता है वो सिंह जोड़ता है, तो सिंह जोड़ने के लिए किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पऊता था। यानी गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान कहाँ था, तो वो हमारा आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली जो था वो पाओता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे एवं उसके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां के दीवार में चुनवा दिया था। यानी गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, इसका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। दोनों को जो है सरहिंद के मुगल, यानी सरहिंद में जो मुगल बादशाह थे, फौजदार था वजीर खां, वो दीवार में इसको जिंदा चुनवा दिए थे। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना की। यानी खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो वैसाखी के दिन। और कब, 1699 में। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई, 1699 में हुई। तीसरा आता है कि पहुल प्रणाली की स्थापना किसने की, तो पहुल प्रणाली की स्थापना भी जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया है, मतलब वर्तमान आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप देने वाला कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु की वाणी, यानी सिखों के संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी गुरु वाणी जो है सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करती है। इसको मॉडर्न में जो अभी के समय दिया हुआ ये गुरु वाणी ही है। गुरु गोविंद सिंह का हत्या 1708 में नंदेड़ में हुआ था। कहाँ हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का 1708 में नंदेड़ में नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। यानी गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ, 1708 में। कहाँ हुआ, तो नांदेड़ में। किसने किया था, गुल खां नामक पठान ने किया था। बंदा बहादुर, इनका जन्म, देखो गुरु गोविंद जी के मरने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग राजनीति चले गए। तो राजनीति में सबसे पहले बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर जो था, इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। ठीक है, इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। लक्ष्मण दास किसका नाम था, तो बंदा बहादुर का नाम था। इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। रामदेव भारद्वाज किसके पिता का नाम था, तो बंदा बहादुर के पिता का नाम, बंदा बहादुर का पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा का उद्देश्य पंजाब के एक सिख राज्य स्थापित करना था। बंदा बहादुर का मेन काम था पंजाब में एक सिख राज्य का स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। लोहगढ़, यानी बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लोहगढ़ बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के चलवाए थे। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों के नाम पे किसने सिक्के चलवाए थे, तो ये बंदा बहादुर ने चलवाए थे। बंदा ने सरहिंद को मुगल फौजदार वजीर खां को, यानी बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां को हत्या कर दी। क्योंकि की थी, क्योंकि हमारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया, तो वजीर खां ने किया था। ठीक है, हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फरुख शियार के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह गुरदासपुर नागर के नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। यानी वजीर खां को मारा था, तो उसका गुस्सा में आकर जो है हमारा है फरुख शियार जो थे, फरुख शियार गुरु 1716 में बंदा बहादुर को मरवा दिया था। कहाँ पे, तो नागल नामक जगह है गुरुदासपुर में, वहाँ पे मरवा दिया था। ठीक है, सहादरा जो है ना कल्लागढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। हजारों सैनिकों को मौत के घाट कौन उतारा था, तो बंदा बहादुर ने। कहाँ पे है ये, कल्लागढ़ी, कल्ली शहादर कल्लागढ़ी। क्या है, शहादरा कत्लगढ़ी, इसको नाम जाना। शहादरा में जो एक नाम जगह है कत्लगढ़ी, वो नाम से विख्यात है, जहाँ बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है,
बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे, जो 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिखों टुकड़ियों एक दल खालसा में विलय हो गया था। क्या किस में हो गया था? दल खालसा में विलय हो गया था। नेक्स्ट है दल खालसा में विलय हो गया था, और उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? जस्सा सिंह अहलूवालिया। किसने किया? जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर गया था। इसे मिस्र कहा गया, यानी 12 दल जो था उसको क्या कहा गया था? मिस्र कहा गया था। मिस्र अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। मिस्र जो है समान, मिस्र एक अरबी भाषा है, इसका काम क्या होता है, नाम क्या होता है? क्या समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिस्र में हुआ था। कब हुआ था? सुकरचकिया मिस्र में। कहाँ? महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा का नाम क्या? चरत सिंह था। 12 मिस्रों में सुकरचकिया जो था मिस्र प्रमुख स्थान मिला था। देखिए महासिंह इसके आप बात करेगा रंजीत सिंह के बारे में अगर बात करता है तो रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ था। सुकरचकिया मिस्र में हुआ था। वहाँ मुखिया महासिंह था और उनके दादा का नाम चरत सिंह था। 12 मिस्रों में जो सुकरचकिया था सबसे प्रमुख स्थान मिला था। 1799 से लेकर 1798 से लेकर 99 में रंजीत सिंह लाहौर को शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई है? तो 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। किसके बीच में होता? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। 1799 से 98 के बीच में रंजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना था। लाहौर का शासक कब बना था? तो 1798 से 99 में। और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर और मुल्तान और लाहौर में बटा हुआ था, यानी 4 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजीउद्दीन था। यानी महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो फ़कीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। और विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजीउद्दीन था। 7 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 7 जून 1839 में। 25 नवंबर 1780 में इसकी जन्म हुई थी। 2 नवंबर 1980 में 1780 में जन्म हुई थी और 7 जून 1839 को इसकी मृत्यु हो गई थी। 7 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। प्रथम अंगल सिख युग 1845 से 46 में हुआ था और द्वितीय अंगल 1849 में हुआ था। अब देखो अंग्रेज एवं सिखों के मध्य देखो 2 युद्ध हुआ। पहला प्रथम अंगल 1845 से 46 में हुआ और दूसरा जो हुआ 1849 में हुआ। ठीक है। अब अंग्रेज और सिखों के मध्य में हुई संधि जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लाहौर की संधि कब हुई? लाहौर की संधि जो है 9 मार्च 1846। अभी ऊपर हम लोग पढ़ा कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में था। अब दूसरा बोल रहा है कि लाहौर की संधि कब हुई? तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ। लाहौर की संधि कब हुई? तो 9 मार्च 1846 को हुआ। भैरोवाल की संधि कब हुई? तो भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में ही हुआ है। ठीक है। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ और भैरोवाल की संधि जो है 22 दिसंबर 1846 को हुआ है। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रयास पंजाब में मान लिया गया था। यानी राजा दिलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेजों ने सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय अंगल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिरैयावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया था। कब? 1849 में। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई दिलीप सिंह को और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी महारानी को विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है। आज के इतने ही काफ़ी। कल से फिर नेक्स्ट होमवर्क आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग का रिविजन अच्छा से हो रहा होगा और ऐसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए जो जिसको ज़रूरत है। और आप लोग
तन मन से लगे रहिए। बहुत जल्दी ही और भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।